जय हिंद साथियों, मैं अभय गोस्वामी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स की पाठशाला पर। हम मध्य प्रदेश कांस्टेबल के पीवीएसएस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 6 पेपर को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी भी वे 6 पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो मैंने उन 6 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहां जाकर उन वीडियो को, उन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना 7वें नंबर का 7th नंबर का पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सी 4 संख्याओं का योगफल 57 है। साथियों, अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने से पहले आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को पॉज कर दिए, उसके बाद आप एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको यहाँ पर समुच्चय दिया है, जिन संख्याओं का योगफल 57 हमको ये बताया है, तो कुछ नहीं, सिंपल इनका प्लस कर लीजिए। देखिए 2 7 7 3 10 0, तो यूनिट डिजिट 0 आ रही, तो ये हमारा होगा ही नहीं, छोड़िए। 7 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, नहीं, क्योंकि हमको 7 आना चाहिए, यूनिट डिजिट हमारी क्या होना चाहिए 7। बस देखिए 5 5 10, 10 और 2 12, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 9 18, 18 और 4 22 और 5 27, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। इसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट से भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसको पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 9 18 4 22, 22 और 5 27 की 7, कैरी आई 2 3 4, देखिए 1 2 3 और 2 5, 57। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक पासे के फेंकने में 4 ना आने की कितनी संभावना है। अभी तक हमने जो 6 पेपर को सॉल्व किया उनमें हम देख रहे थे इसके आने की क्या संभावना है। इस सवाल में दिया है कि 4 के ना आने की संभावना है। तो देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका मैं बताता हूँ। पहला देखिए 4 ना आने की प्रायिकता, भाई मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी पासे को फेंकते हैं, अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो 6 की पावर क्या होगा 1 होगा। अब हमको ऊपर के लिए वैल्यू निकालना है, तो देखिए एक पासे को फेंकेंगे तो क्या कंडीशन होती है 1 2 3 4 5 6, एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो यही सब तो आएंगे। अब हमको देखना है कि 4 नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है 4 ना आए तो बचेगा क्या 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 5/6, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन देखिए ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, दो पासों को फेंक दिया जाता है, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तब हम क्या करते हैं कि हम ये कर लेते हैं कि कोई भी एक पासे को फेंकने पर, मैं एक और टाइप बता रहा हूं, मतलब आप इसको दूसरे तरीके से किस तरह कर सकते हैं। देखिए हम ये निकाल लेते हैं कि किसी भी एक पासे को फेंकने पर 4 आने की संभावना क्या है। देखिए 4 आने की संभावना तो केवल एक ही होगी, होगी कि नहीं, और एक पासे को फेंकेंगे तो नीचे क्या आएगा 6 आएगा। ये क्या है, ये तो 4 आने की संभावना है, ये आ गई 4 आने की संभावना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह कर सकते हैं, एक बार उसकी संभावना निकाल लीजिए, उसके बाद इसको 1 में से क्या कर दीजिए माइनस, तो देखिए 6 -1 अपॉन क्या जाएगा 5/6। तो इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि उस जो भी क्वेश्चन में दिया है उसकी संभावना निकाल लीजिए, उसके बाद उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, उसमें से क्या कर दीजिए 1 में से माइनस, तो उसके ना आने की भी संभावना हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक फोटो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई, एक भाई फोटो फ्रेम है जो आयताकार फोटो फ्रेम है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमको 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया है। यदि दोनों आयाम समान अनुपात में वृद्धि करते हैं, यदि दोनों आयाम मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है उसमें समान अनुपात में, समान समानुपात में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो वह हमसे पूछा है तो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर होगा। तो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर होगा, जबकि फ्रेम का परिमाप 112 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप इसका डायरेक्ट निकाल नहीं, तो एक काम करिए, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दोनों में समान अनुपात में वृद्धि हो रही है, तो हम मान लेते हैं इसमें भी x की वृद्धि हो रही है और इसमें भी x की वृद्धि हो रही है। तो देखिए आयत में आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है कि नहीं, और उसका परिमाप क्या होता है, किसी का भी परिमाप उसकी भुजाओं का योग, उसकी कुल भुजाओं का योग, जैसे वर्ग हो आयत हो या समचतुर्भुज कोई सा भी ट्रेंगल हो, या उसका परिमाप क्या होगा उनकी सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे इसका योग दीजिए, ये हो जाएगा 8x प्लस 6x प्लस 6x प्लस 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 112 सेंटीमीटर। बस जोड़ दीजिए इसको, देखिए 8 8 दूनी 16, 16 और 6 22 और 6 28, तो ये क्या हो जाएगा 28x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 112। तो x इक्वल टू क्या होगा, देखिए 8
8 चौको 32, मतलब 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब देखिए, अब आप क्या करिए, ये मत करिए कि एक्स वैल्यू यहाँ रखे फिर यहाँ रखे, इनको आपस में डिफरेंस निकाले, आप डायरेक्ट डिफरेंस निकालिए। 8x में से 6x गया तो क्या बचा? 2x। x की वैल्यू क्या है? 4, तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 8। तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? लंबाई और चौड़ाई का अंतर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आप अगर इस सवाल में देखिए एक्स भी नहीं मानते थे तो भी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल सिंपल था इस तरह इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना भी। एक्स भी हम नहीं मानते, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, तो समान अनुपात में वृद्धि हो रही है भाई। जब दोनों के समान में, दोनों संख्याओं में समान अनुपात में अगर वृद्धि हो रही है तो वो जो समान उसका एसटीएफ ही तो दोनों में कॉमन है भाई, दोनों में ही तो समान तरीके से बढ़ रहा है, तो आप इसको इधर भी डायरेक्ट से कर सकते थे बिना एक्स माने भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, 3 व्यापारियों ने प्रदर्शन कक्ष को 25,200 रुपए के लिए किराए पर लिया। यदि कोई व्यापारी था प्रथम, उसने 20 विद्युत वस्तुओं को 8 दिनों के लिए, कोई 20 विद्युत वस्तुओं को उसने क्या 8 दिनों के लिए रखता है। द्वितीय व्यापारी, कोई दूसरा व्यापारी है, 25 विद्युत वस्तुओं को 8 दिनों के लिए रखता है। और तीसरा व्यापारी 16 विद्युत वस्तुओं को 9 दिनों के लिए रखता है। तो उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितना किराया दिया जाता है? तो इसको देखिए, एक काम करिए, आप अनुपात में निकाल लीजिए पहले। 8 से 8 गया, 8 दूनी 16। अब ये जाएगा कि नहीं जा रहा है, तो ये बचा 20 रेशो 25 रेशो 9 दूनी 18। तो ये जो तीनों व्यापारी थे, इन्होंने 20 अनुपात 25 अनुपात 18 के अनुपात में किराया दिया। लेकिन वो सवाल में दे रहा है कि तीनों व्यापारियों ने प्रदर्शन कक्ष को 25,200 रुपए के लिए किराए पर लिया। तो टोटल देखिए, 8 और 5 13 की 3, कैरी आई 1 2 4 6, 63 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है? 25200। देखिए, तो एक रेशो की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? देखिए, तीसों को 12, तो ये 4 रेशो के बराबर 400 के बराबर आ जाएगी। तो वो पूछ रहा है, तो उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितना किराया दिया? प्रत्येक के द्वारा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 20 में तो 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा? 8000। देखिए 8000 केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आप देखिए इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ऑप्शन नंबर 3 में भी 8000 है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्रमशः चलता है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में भी लाइन बाई लाइन है, यहाँ पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे का। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप सब में कर दीजिए। आप 25 में 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौको 100, 00 ये 10,000। देखिए ये आ रहा है 10,000। आप 18 में मल्टीप्लाई करेंगे 400 का, 18 चौको 72, 00, तो ये आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नल एक किसी टंकी को 5 घंटों में भरता है। कोई एक नल है, किसी टंकी को 5 घंटों में भर सकता है। नल बी उसी टंकी को 15 घंटों में भर सकता है। एक नल है बी, उसी टंकी को 15 घंटों में भर सकता है। और नल सी उसी टंकी को 10 घंटों में क्या कर रहा है? खाली। तो जब भी इस तरह करें तो आप उसके ऊपर माइनस, या तो यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ माइनस लगा ले। इससे आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा नल टंकी को भर रहा है, कौन सा नल टंकी को खाली कर रहा है। तो इसके बाद क्या करते हैं हम? इनका लेते हैं एलसीएम। क्यों? क्योंकि टंकी की हम क्या निकाल सके? कुल क्षमता। किसकी? टंकी की। कुल क्षमता काय की? टंकी की। इसलिए क्या लेते हैं? इसका एलसीएम। तो देखिए 5 15 10, इसका एलसीएम क्या जाएगा? 30। ठीक है। अब ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। अब देखिए तीनों नल, अब ये देखिए ये 5 घंटे में भर रहा था ए, तो 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भर रहा है? 6। बी कितना यूनिट पानी भर रहा है 1 घंटे में? 2। और सी क्या कर रहा है? 1 घंटे में 3 यूनिट पानी निकाल रहा है। ठीक है। अब वो बोल रहा है अगर तीनों नलों को एक साथ खुले होने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी? अगर हम देखिए तीनों नलों को एक साथ खोल दें, भाई 6 पानी जा रहा है, 2 पानी जा रहा है, मतलब 8 पानी टोटल जा रहा है, लेकिन उसमें से 3 पानी क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो टोटल कितना पानी जा रहा है? 5 पानी जा रहा है। कितना पानी जा रहा है? 5 पानी जा रहा है। ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस सी टोटल मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 5 यूनिट। टोटल काम कितना है? 6। 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 घंटे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पी और क्यू की आयु का गुणनफल 35 वर्ष है। पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का गुणनफल हमें दिया है 35 वर्ष। पी और क्यू की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। पी और क्यू की आयु में क्या है? 2 वर्ष का अंतर है। मान लें कि इनमें से पी बड़ा है, मान लें कि इनमें से पी बड़ा है, तो पी की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप
या तो इस तरह करिए कि पी की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे मान रखिए। देखिए इस चक्कर में मत पड़िए आप, बहुत ज्यादा टफ पड़ जाएगा। आप तो एक काम करिए, इसके फैक्टर करिए 35 के। हमको देखना है कि पी बड़ा है तो क्या होगा, 35 हम मान लेते हैं पी, और क्यू हो जाएगा 1। ये गुणनखंड ये होगा, एक और होगा 7, और क्या हो जाएगा 7 पन्ना 35, मतलब 7 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 35। इसके अलावा कोई भी दो गुणनखंड होंगे क्या इसके, नहीं होंगे। अब भाई हमसे आगे बोल रहा है कि पी और क्यू की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। अब देखिए अगर पी की आयु 35 है और क्यू की आयु 1 है तो इसका अंतर कितना आएगा, 34 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा गलत। अगर पी की आयु 7 है और क्यू की आयु 7, तो इनका अंतर क्या होना चाहिए 2, ये क्या है सही है हमारा। तो बोला पी की आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए चावल के मूल्य में 20% तक की गिरावट हो गई। चावल के मूल्य में 20% तक की गिरावट हो गई। कितने प्रतिशत से चावल की खपत में बढ़ोतरी हो सकती है जिससे कि समस्त बजट परिवर्तित ना हो। तो साथ ही उसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका होता है जो किताबों में दिया होता है, आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर, परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। अब देखिए प्लस माइनस क्यों लिया मैंने, अगर यहाँ पर गिरावट, यहाँ पर कमी हो रही है तो हमको कमी के लिए क्या डिनोट करता है माइनस। अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही होती है, गिरावट की जगह अगर क्या हो रहा होता, वृद्धि हो रही होती थी, यहाँ हो जाता प्लस। तो देखिए आर फॉर रेट ये 20%, तो आर बराबर क्या आएगा 20 अपॉन, अब यहाँ पर क्या हो रही है कमी, तो हम क्या करेंगे माइनस, सो माइनस 20। अगर यहीं पर इस सवाल में इस जगह वृद्धि हो रही होती, गिरावट की जगह क्या लिखा होता, वृद्धि लिखा होता, गिरावट की जगह अगर वृद्धि लिखा होता तो हम यहाँ पर क्या कर देते प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है गिरावट, तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 20 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 100, ये 4 बार गया, ये 25 गया, तो इसका आंसर क्या होगा 25% आ गया। तो जिससे समस्त बजट परिवर्तित ना हो, तो एक तरीका तो होता है इसका ही है। एक और इसका तरीका होता है देखिए बेसिक, हम इसको क्या करते हैं बेसिक से करते हैं। हम मान लेते हैं कि चावल का मूल्य कितना था 100% था, कितना 100 था। अब उसमें 20% की कमी हो रही है, तो 100 का 20% कमी होनी चाहिए। ठीक है, 20% कमी हो, 100 का 20% कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। होगा कि नहीं। आप देखिए इसको इस तरह से समझिए, जैसे कि क्या होता है कि पहले जब हमारी मम्मी हमको 10 रुपए दिया करती थी, हमारी मम्मी हमको क्या करती थी 10 रुपए देती थी और बोलती थी जाओ बेटा 10 रुपए के पूरे समोसे ले आओ, क्या करो समोसे ले आओ। तो जब पहले के टाइम पर हम समोसे लेने जाते थे तब 2 रुपए का एक समोसा आता था, कितना 2 रुपए का। भाई 10 रुपए दिए किसने, मम्मी ने हमको, और बोला कि जाओ बेटा समोसे लेकर आओ। तो हम जाते थे, हम 10 रुपए में 2 रुपए पर समोसे से हिसाब से 5 समोसे लेके आते थे। ठीक है, अब देखिए महंगाई बढ़ी, अब मम्मी ने फिर से हमको 10 रुपए दिए, अब मम्मी ने बोला जाओ बेटा समोसे लेकर आओ। लेकिन अब क्या हो गया है कि समोसे की कीमत में वृद्धि हो गई है। अब वही समोसा हो गया 5 रुपए का, हुआ कि नहीं 5 रुपए, अब वो आ रहा है 2 रुपए का। लेकिन हमारा देखिए पहले 2 रुपए मतलब पर यूनिट 5 समोसे आते थे, अब 5 रुपए में 2 आ रहे हैं। तो देखिए पहले भी मेरी क्या बोलते थे खर्चा समान था 10 रुपए, अभी भी खर्चा क्या है समान है। तो वही क्वेश्चन इसमें बोला लेकिन विपरीत तरीके से बोल रहा है। उसने बोला चावल के मूल्य में 20% तक की गिरावट हुई। भाई पहले मान के चलो ये 5 रुपए में 2 समोसे आ रहे थे, अब गिरावट होगी कि 2 रुपए में 5 समोसे आ गए। तो वह बोल रहा है कि मुझे 10 रुपए ही परिवर्तित करना है, तो वो बोल रहा है बड़ी बजट परिवर्तित ना हो। ठीक है, तो वो बोला चावल की खपत, अभी देखिए हम पहले अभी 2 समोसे खा रहे हैं, वो पूछे कितना, तो वो हमसे यही पूछता है सवाल में कि उसकी परिवर्तित ना हो, किसमें बजट, बजट परिवर्तित ना हो, मतलब 10 ही रहे हमारा। बस आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से। देखिए अब वो हमसे बोल रहा है चावल के मूल्य में 20% तक की गिरावट हुई। भाई हमने माना चावल की कीमत 100 रुपए थी, इसमें 20% की गिरावट हुई तो 80 हो गया। भाई कितने प्रतिशत चावल की खपत में बढ़ोतरी करें, मतलब 80 जो खपत है इसमें कितने प्रतिशत से बढ़ोतरी करें जिससे समझ बजट परिवर्तित ना हो। तो वो 80 से कितना वृद्धि करे कि 100 हो जाए, 20 किस पर 80 पर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, तो वही ये 4 बार क्या आ जाएगा 25% क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए एक नगर की जनसंख्या प्रत्येक 5 वर्ष में 5% तक बढ़ती है, तो हम देखिए 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20, रेशो क्या हो जाएगा 1/20 तक बढ़ती है। क्षेत्र के औद्योगिकरण की उच्च दर के कारण पड़ोसी स्थानों में स्थानांतरण की वजह से संख्या में आगे 5% की क्या हो गई तक की वृद्धि हुई। एक और बार 5% की क्या हो गई वृद्धि, 5 वर्ष में बढ़ती, एक बार वृद्धि ये हुई, अगले 5 वर्ष में क्या हुई एक और बार फिर से वृद्धि हो गई। यदि यह ज्ञात हो कि स्थान की वर्तमान जनसंख्या, कोई स्थान उसकी वर्तमान जनसंख्या 44,000 और 45,000 के बीच है,
तो निम्नलिखित में से क्या इस स्थान की वर्तमान जनसंख्या होगी। तो देखिए अगर आपको क्रमागत या सक्सेसिव वृद्धि का एक पढ़ा हो आपने सभी ने, तो क्या होता था जब भी हम इस तरह का लिखते थे परसेंट से को, तो नीचे वाला क्या बताता था उसकी कॉस्ट प्राइस या जो भी होती है वृद्धि या कमी नीचे वाले में ही होती है। अब 5% की वृद्धि हो रही तो 20 में किसकी वृद्धि होगी, एक की, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 20 से 21 हो जाएगी। बताइए होगी कि नहीं, एक बार हुआ, लेकिन वो बोला आगे फिर से 5% की वृद्धि हुई तो इसी पे, तो देखिए 20 पर कितने की वृद्धि हुई, एक की, तो क्या हो जाएगा 21। ये दो बार वृद्धि हुई, बस सोल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। अब देखिए तो वह पूछा निम्नलिखित में से क्या इस स्थान की वर्तमान जनसंख्या हो सकती है। देखिए साथियों इसमें क्या है, देखिए हमें ना तो इसकी वर्तमान जनसंख्या पता है ना हमें कुछ और पता है, तो हमें तो केवल ये बताना है कि हो सकती है, हो सकती है, ये संभावना बता रहा है कि कितनी इसके बीच में संख्या हो सकती है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो वृद्धि ये जो 21 हो रही है और जो 21 हो रही है, मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई जो वृद्धि हो रही है वो कहीं ना कहीं इन ऑप्शन को काटेगा, कहीं ना कहीं इससे विभाजित होगा। ठीक है, तो देखिए 444 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, क्या है, एक तरीका ये है। ठीक है, इसके अलावा देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को करने का कोई भी अच्छा मेथड नहीं है, ये सबसे बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। इसके अलावा आप इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से कर ही नहीं सकते। देखिए आप इसको x वगैरह मान के भी कर सकते हो कि इसकी वृद्धि हुई 5% की, देखिए 105 हुआ, 100 से 105 हुआ, आप उस तरह भी कर सकते हैं। देखिए 100 था, 105 हुआ, फिर 100 था, फिर 105 हुआ, तो बेटा आप इसको काटोगे तो भी क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, यहाँ भी 20 आ जाएगा तो भी 21 आ जाएगा, तो भी ये इस तरह हो जाएगा। तो ये जो वृद्धि के कारण तो यही आया ना 441, तो हमको देखना है ऑप्शन में किस ऑप्शन में इस तरह, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नहीं आ रहा समझ में, तो देखिए हमने देखा है कि यहाँ पर देखिए हजार में है संख्या भाई, कितने में, हजारों में, तो भाई 400 को हजारों में बनाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 जीरो, तो इस तरह भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तीन संख्याओं में से प्रथम संख्या, तीन संख्याएं मान ली हमने 1 2 3, वह बोल रहा है तीन संख्याओं में से प्रथम संख्या दूसरी की दुगुनी और तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तो हम मान लेते तीसरी संख्या 1, इसकी 4 गुनी मतलब पहली संख्या क्या हो जाएगी 4, और ये जो है वो दूसरी संख्या की क्या है दुगुनी, तो ये क्या हो जाएगा 2। यदि संख्याओं का औसत 56 है, अब देखिए अगर तीन संख्याएं हैं उसका औसत 56 है, तो संख्याओं का कुल योग क्या होगा 56 इंटू 3। आप इसका मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि अभी हमको उसको आगे काटना पड़ेगा। तो वह बोल रहा है तो दीर्घतम और लघुत्तम संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। भाई ये तीनों संख्याओं को योग आ गया, लेकिन हमें तीनों संख्याओं को योग क्या दिया है, 4 2 6 और 1 7, 7 रेशो दे रखा है, तो एक रेशो की वैल्यू निकालिए यहाँ से, देखिए 7 चौको 28, 7 पन्ना पे 7 छंग 7 सत्ती और 7 8 56, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई। वह बोल रहा है लघुत्तम संख्या, लघुत्तम संख्या क्या है 1 और अधिकतम संख्या क्या है 3, इनके बीच का अंतर 4 में से 1 गया तो क्या बचा 3, मल्टीप्लाई 3, तो 24 क्या हो जाएगा 72, इस संख्या का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जब एक रेडियो का मूल्य 20% कम हो गया, देखिए इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक, मान के चलिए कोई रेडियो जो था, कोई रेडियो जो है इसकी कीमत क्या है 100 रुपए है, कितनी है 100 रुपए। अब वो बोला जब एक रेडियो का मूल्य 20% कम हो गया, तो 100 का 20% जब हम कम करेंगे, 100 का 20% कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये कितना हो गया उसका 80 रुपए हो गया। अब वो बोल रहा है तो उसके विक्रय मूल्य में 80% की वृद्धि हुई, विक्रय मूल्य तो अब ये नया हो गया, अब इसमें क्या हो रहा है 80% की क्या हो रही है वृद्धि। ठीक है, क्या हो रही है वृद्धि, तो 80 का 80%, देखिए 8 64, भाई देखिए 80 का इस तरह निकाल लीजिए 80%, 0 से 0 0 0 कितना हो गया 64 की वृद्धि हो गई। जब आप 80 में 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 144, 80% की वृद्धि हुई, तो विक्रय पर कुल क्या प्रभाव पड़ा, देखिए पहले इसकी कीमत थी 100, अब हो गई 144, कितना प्रभाव पड़ रहा है इस पे 44% का, कितना हो रहा है 44% का, 100 से 144 हुआ तो 44% की क्या हुई वृद्धि हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसका एक तरीका तो ये था। देखिए एक तरीका और होता है, अगर आपने सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमागत डिस्काउंट या क्रमागत छूट पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो ये बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। देखिए इसमें बोल रहा है 20% की कमी, तो पहले क्या कर दीजिए 20% की क्या कर दीजिए कमी, फिर बोला है उसके विक्रय में 80% की वृद्धि, तो क्या कर दीजिए वृद्धि,
80% की क्या होगी वृद्धि। कमी के लिए माइनस आता है, वृद्धि के लिए हमेशा क्या आता है प्लस आता है। कमी के लिए माइनस, वृद्धि के लिए प्लस। दोनों बार वृद्धि होती तो दोनों बार प्लस आता, दोनों बार कमी होती तो दोनों बार माइनस आता। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या आएगा माइनस, इस तरह करते देखिए एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अगर कमी है तो प्लस आएगा, सॉरी कमी है तो माइनस आएगा, वृद्धि है तो प्लस आएगा। ठीक है, उसी तरह प्लस माइनस 80 मल्टीप्लाई 20 अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो देखिए 80 में से 20 गया तो कितना बचा 60, माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 60 में से 16 गया तो क्या है 44%। अगर ये वैल्यू प्लस की आती है, ये वैल्यू अगर प्लस की आती तो हमेशा क्या होता है हमारे वृद्धि, यही अगर ये वैल्यू माइनस की आती तो हमारी क्या हो जाती कमी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो ये बच्चों बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्योंकि ये तो जो परसेंट थी वो सही परसेंट थी, अगर यही परसेंट हो जाती 16 सही 1/2 फ्रैक्शन वगैरह हो जाता तो इस टाइप को इस तरीके से करने से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक पुरुष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थिर जल में नाव चला रहा है। देखिए हमने हर शिफ्ट में लगभग इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। अगर धारा की चाल इसी साइड है, ठीक है, और नाव भी इसी साइड में जा रही तो क्या हो जाता है उसकी स्पीड बोट प्लस वाटर। यही जब अपोजिट होता है, नाव इस साइड जा रही है, कोई नाव है, ठीक है, हम नाव बना देते हैं एक अच्छी सी, ये नाव है इस साइड ही जा रही है नाव, अब नाव इस साइड जा रही है, ठीक है, और जो धारा इस साइड जा रही है, ठीक है, तब क्या हो जाता है बोट माइनस डब्ल्यू, ये हो जाता है। अब देखिए हमें सवाल को क्या दिया है, एक पुरुष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थिर नाव में नाव चला रहा है, मतलब बोट की चाल क्या हो गई, स्पीड क्या होगी बोट की 10 चला रहा है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल वाटर की क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब धारा और बोट की दिशा में इसकी चाल क्या हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 8 किलोमीटर पर आवर। ये धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल हो गई और ये धारा की दिशा में उसकी चाल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। और वो धारा के विपरीत और धारा के साथ 30 मिनट की यात्रा करता है। मान के चलिए ये जो नाव थी इधर धारा के साथ भी जा रही है और धारा के विपरीत भी जा रही है, इसकी कोई दूरी रही होगी डी। इस पूरे कार्यक्रम में मतलब यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में वह 30 मिनट का समय ले रही है। कितना 30 मिनट का समय। तो कुल दूरी बताइए। तो देखिए सिंपल, हमने मान ली दूरी क्या है डी, धारा के दिशा में जाती है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, धारा की विपरीत दिशा में जाती है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो उसे लगते हैं 30 मिनट। चाल हमको दी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उसको बदलिए किसमें प्रति में घंटे में, क्या जाएगा 60 से गुणा, एलसीएम लीजिए क्या आएगा 24, कितनी बार गया 2 बार, 2d प्लस कितनी बार गया 8 बार, ये हो जाएगा 3d बराबर 1/2। ठीक है, अब इधर देखिए मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, ये हो गया 5d इज इक्वल टू 12/2, सॉरी मैं यहीं से काट देता हूँ उसको, देखिए 2 से कटेगा ये 12, ये 12 यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, तो d बराबर आ जाएगा 12/5, क्या हो जाएगा 12/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, अरे क्या हो रहा है ये, एक मिनट थोड़ा सा, ये हो जाएगा 2.4। तो ये क्या आ गई डी की दूरी। अब आप देखेंगे ऑप्शन में ये है क्या नहीं है। अगर देखिए दोस्तों मान के चलिए यही इस जगह ऑप्शन में होता 2.4, जनरली को ऑप्शन में इस तरह के आपको आंसर जरूर मिलता है देखने को, एग्जामिनर इस तरह की गलती जरूर करवाता है। तो ये तो देखिए बेटा डी की दूरी आ गई, तो कई बच्चे क्या करते दोनों जल्दी जल्दी में इसी को आंसर लगा के चले जाते। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर सवाल में दिया तो भाई कुल कितनी दूरी, तो भाई कुल कितनी दूरी मतलब वो जो यहाँ से जा रहा है ये वाली दूरी और वापस आ रहा है तो ये वाली दूरी, वो हमसे पूछा कुल दूरी। जब एक बार जा रहा है डी का मान है 2.4, वापस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 4.8, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमसे उसकी कुल दूरी पूछी है ना कि इसकी ये बीच की दूरी पूछी। तो याद रखिएगा अगर ऑप्शन में ऊपर एक इसी में 2.4 होता तो ये उसका आंसर नहीं होता, उसका आंसर होगा 4.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आंटी अगाधा और अंकल रोजर। भाई कोई आंटी है जिनका नाम है अगाधा, ठीक है, आंटी अगाधा और अंकल रोजर, कोई रोजर है अंकल, ठीक है, ये कौन है अंकल, की आयु का अनुपात
5:6 है। ठीक है, क्या है? 5:6। यही अनुपात उनके बच्चों, भाई उनके बच्चे हैं कोई सुजैन और बर्नार्ड। ठीक है, इनकी आयु का भी अनुपात क्या है? 5:6 है। ठीक है, आयु का अनुपात है। यदि सुजैन और आंटी अगाधे की आयु का योगफल, भाई सुजैन कहाँ है? ये आंटी अगाधा क्या है? ये क्या हो जाएगा? 5+5। इनकी आयु का, आंटी अगाधा और सुजैन की आयु का योगफल 5 वर्ष पूर्व, क्या पूछ रहा है? 5 वर्ष पूर्व 60 वर्ष था। ठीक, 5 वर्ष पूर्व 60 वर्ष था। अब देखिए ये जो है आंटी अगाधा की वर्तमान आयु है, ये सुजैन की वर्तमान आयु है, तो ये तो अभी है, लेकिन ये जो योगफल दिया है कितना दिया है? 5 वर्ष पूर्व दिया है। तो देखिए 5 वर्ष तो इसमें जुड़ेंगे अगाधा में, भाई ये जो 60 है ये 5 वर्ष पूर्व का है, लेकिन हमको वर्तमान आयु का पता करना है क्या है। ये जो 60 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 इसमें जुड़ेंगे अगाधा के, 5 जुड़ेंगे इसमें सुजैन के, तो क्या हो जाएगा? 70। ये क्या हो जाएगा? 10 रेशो बराबर क्या हो जाएगा? 70। 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये वाली बात आई कि नहीं है आपको समझ में? देखिए क्या बोल रहा है सवाल में कि सुजैन और आंटी अगाधा की आयु का योगफल 5 वर्ष पूर्व कितना था? 60 था। कितना था? 60 था। अभी जो हमको रेशो दिया है वो आंटी अगाधा और सुजैन की वर्तमान आयु का क्या दिया है? रेशो। वर्तमान में इनकी आयु का योगफल क्या है? 10 रेशो में, लेकिन 5 वर्ष पूर्व ये था, तो 5 सुजैन के जोड़ेंगे, 5 अगाधा के जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा? 10। तो एक रेशो की वैल्यू 7 आ गई। अब आगे पढ़िए। 5 वर्ष बाद बर्नार्ड और अंकल रोजर की आयु, भाई बर्नार्ड की वर्तमान आयु क्या है? 6। रोजर की क्या है? 6। तो टोटल क्या है? 12। एक रेशो की वैल्यू 7, तो 12 7 क्या हो जाएगा? 84। 84। तो हमारा देखो ऑप्शन में 84 भी आंसर है। लेकिन देखिए सवाल को पढ़िए बच्चों अच्छे से, क्या दिया है? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पश्चात, सॉरी 5 वर्ष के बाद बर्नार्ड और अंकल रोजर की आयु का योगफल क्या हो जाएगा? 5 वर्ष के पश्चात बोल रहा है वो। ये जो 84 आया वो क्या है? इनकी वर्तमान आयु का है। 5 वर्ष पश्चात मतलब दोनों का क्या जुड़ेगा? 5 5 जुड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 94। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, केवल लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको टफ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, शहर ए से बी तक यात्रा करने में एक व्यक्ति 2 घंटों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा पर, और अगले 2 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर, और आखिरी 5 घंटों में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी चलाकर संपूर्ण सफर के लिए उसकी औसत चाल। देखिए बच्चों, जब भी औसत चाल आती है, क्या आती है? औसत स्पीड आती है, एवरेज आती है। एवरेज स्पीड हमसे पूछे, औसत चाल, बस एक फॉर्मूला याद रखिए कि औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए क्या होता है औसत चाल का फॉर्मूला? कुल दूरी बटा कुल समय। बस इस तरह को सॉल्व करिए, ये एक फॉर्मूले को याद रखिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कुल दूरी कैसे निकालेंगे। ए से बी तक यात्रा करने में एक व्यक्ति 2 घंटे तक 70 किलोमीटर, भाई 2 घंटे चल रहा है वो, 70 की स्पीड से चल रहा है, तो कितना चलेगा? 140 किलोमीटर ही तो चलेगा। अगले 2 घंटे 50 की स्पीड से चल रहा है, तो कितना चलेगा? 100 किलोमीटर चलेगा। और आखिरी 5 घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो देखिए 45 दूनी 90, 9 दूनी 180, 180 और 45 225, कितना चलेगा? 225 चलेगा। बस इसको जोड़ दीजिए, 5 6 और 4, 465 क्या आ गई हमारी? कुल दूरी आ गई। क्या आ गई? कुल दूरी आ गई। ठीक है, 465 क्या आई हमारी? कुल दूरी। अब हमको निकालना है कुल समय। तो देखिए ये 2 घंटे 2, ये 2 घंटे 4 4, और ये 5 घंटे, ठीक कितना हो गया? 9। तो 2 4 4 और 5 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 9 पन्ना 45, एक बचा, 9 एकम 9, दशमलव लगाओ। देखिए 51 दशमलव कुछ आ रहा है, कहीं ऑप्शन नंबर एक ही है। तो आपको देखिए थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का भी उपयोग करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें जैसे ही दिखा कि 51 दशमलव पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो हमने देखा यहाँ पे कोई और ऑप्शन है कि 51 दशमलव में, अगर मान के चलिए ये ऑप्शन 51.2 कुछ होता तो हम इसको और सॉल्व करते। भाई हमें यही दिख गया कि इस ऑप्शन में, इस चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन 51 दशमलव में नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर दे देंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है हमें x बराबर x³ प्लस 2x² प्लस px प्लस 6, और ये दोनों का गुणनखंड है, तो हमको इसका मान बता। सिंपल है, इन सभी इक्वेशन में x का मान रख दीजिए। देखिए हमें पहली इक्वेशन दी है x³ प्लस 2x² प्लस px प्लस 6, मान रख दीजिए। अब देखिए x³ x की जगह हमको 3 रखना है, तो x³ 3 का क्यूब कितना होता है? 27।
प्लस एक्स स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 प्लस पी मतलब 3p प्लस 6, ठीक है, जोड़ दीजिए, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 6 21 की 1 कैरी आई 2, 4 5 51 प्लस 3p, इसके बराबर हमको लेना पड़ेगा क्या 0, क्योंकि हमको p का मान निकालना है। तो देखिए 3p इज इक्वल टू माइनस 51, p इक्वल टू 3 एकम 3, ठीक है, कितना बचा 2 बचा, 30 आता 21 माइनस p की वैल्यू क्या आ गई माइनस 16, ठीक है। अब इसी तरह इसमें भी मान रखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यू, मान रखिए इसमें 3 का, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हमको लेना पड़ेगा, तभी तो हम क्यू का मान निकाल पाएंगे। तो देखिए 15 में से 9 गए तो क्या बचा माइनस का 6 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो क्यू बराबर क्या आ गया 6 आ गया प्लस का, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठाकर कहाँ रख दीजिए, इसमें 6p में, देखिए यहाँ रख रहा हूं मैं 6p प्लस 5q में। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे हम q की जगह 6 मल्टीप्लाई 17 माइनस का प्लस 5 इंटू 6, देखिए 6 पंजे क्या हो जाएगा ये 30, और ये हो जाएगा 17 छक्के 102 माइनस के, अब 102 में से 30 गया तो क्या जाएगा माइनस का 72 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 72, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए एक संख्या में 2 अंकों हैं जिनका योगफल क्या है 8 है। अब देखिए बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आप इस तरह भी कर सकते हैं, हमको जब भी 2 अंकों की कोई संख्या मानना रहती है तो हम मानते हैं 10x प्लस वाई। अब इसके बराबर हम 8 रखते, इसमें से हम 2 को 18 को घटाते और अंकों का प्रतिलोम हो जाता, संख्या ज्ञात करते। तो बच्चा अगर आप इसको इस तरह से कहेंगे तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन और बहुत समय लग जाता है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करिए। देखिए हमें पता है कि जो संख्या है वो इन चारों में से कोई संख्या है, होगी कि नहीं। प्रतिलोमित का मतलब क्या होता है, आपको प्रतिलोमित मतलब देखिए इंग्लिश में आपको समझ में आएगा, रिजर्व्ड क्या हो रहा है, रिजर्व हो रहा है। जैसे मैं लिखूं कोई संख्या लिखी है 25, ये प्रतिलोमित हो जाती है मतलब 52, मतलब बदल जाती है। जैसे मैं बोलूं कोई संख्या 71 तो उसका प्रतिलोमित क्या हो जाता है 17, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप क्या करो डायरेक्ट इस संख्याओं में से 18 घटाओ, देखिए 18 में 80 में से 18 घटाओ कितना बचा, ये 2 बचा, ठीक है, 7 में से गया 6, तो 80 का प्रतिलोमित 62 होगा क्या, नहीं होगा, गलत। 53 में से 18 घटाओ, तो देखिए 13 में से 8 गए तो कितना बचा 5 बचा, 4 में से गया तो क्या बचा 3 बचा, देखिए 53 का प्रतिलोमित क्या होगा 35 होगा कि नहीं। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। देखिए 2880 रुपए की राशि को 7:11 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तो दीर्घतम भाग क्या होगा, सिंपल है, देखिए 7:11 है तो क्या हो जाएगा ये 18, इसके बराबर है 288 के बराबर है कि नहीं, रेशो में एक रेशो की वैल्यू निकाल ली, काट दीजिए 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 0 32 आ गया। एक रेशो की वैल्यू देखिए 1 6 0, एक रेशो की वैल्यू क्या है 11 160, हमसे क्या पूछा दीर्घतर भाग, दीर्घतर भाग मतलब 11, 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 6 7 1 क्या हो जाएगा 1760, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक दुकानदार 100 किलोग्राम शक्कर के थैले के एक भाग को 10% के लाभ पर और शेष भाग को 20% के लाभ पर बेचता है। संपूर्ण थैले पर उसे कुल 18% का लाभ होता है, 20% के लाभ पर वो कितना किलोग्राम का विक्रय करता है। तो देखिए टोटल दुकानदार के पास कितना है, टोटल दुकानदार के पास 100 किलो क्या है शुगर है, 100 किलो शुगर है, उसमें से भाई एक भाग को 10% के लाभ पर, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बढ़िया तरीका होता है एलिगेशन लगाना। एक भाग को वो 10% के लाभ पर बेच रहा है, दूसरे भाग को वो बेच रहा है 20% के लाभ पर, संपूर्ण थैले पर उसे 18%, मतलब टोटल उसे क्या हो रहा है 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए इसमें से क्या करिए 20 में से इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 2, 18 में से इसको माइनस करिए, इसमें से क्या आएगा 8, आप इसको सॉल्व कर दीजिए क्या आएगा 1:4 ये आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं, मैं आपकी हर समस्याओं का हल करूंगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है भाई 20% के लाभ पर वो कितना किलोग्राम का विक्रय करता है। तो देखिए ये जो है कितने अनुपात में है 1:4 में, तो टोटल कितना अनुपात हो जाएगा 5, लेकिन किसके बराबर है ये 100 के बराबर है, एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, हमसे पूछा है 20% का लाभ, ये 20% का तो कितना है इसकी वैल्यू 4, इसमें 4 का गुणा करेंगे हम, यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 80,
4 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3 आंसर। ये रेशो इसको आप और भी तरीके से कर सकते हैं, आप इसको x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखो एलिगेशन वाला ये मेथड सबसे अच्छा तरीका है किसी भी क्वेश्चन को आसानी से करने का। आप एलिगेशन हर क्वेश्चन में लगाएंगे, प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन लगता है, टाइम एंड वर्क में भी एलिगेशन लग जाता है, एवरेज में एलिगेशन लगता है, ठीक है, SICI में एलिगेशन लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एलिगेशन लगता है, टाइम एंड स्पीड में एलिगेशन लगता है, हर चैप्टर में एलिगेशन लगता है, ठीक है। आप एलिगेशन से किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 7 श्रमिक एक कार्य के 2/3 को 4 दिन में कर सकते हैं। देखिए ये वही चीज आ गई हमने अभी तक सीख रहे थे MDH वाला, M1D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 S2 अपॉन W2 वाला कंसेप्ट लग गया इसमें। देखिए यदि 7 श्रमिक एक कार्य के 2/3 भाग को, भाई कोई कार्य है उसके 2/3 भाग को 7 श्रमिक 4 दिनों में करते, तो देखिए कुल भाग हमको मानना पड़ेगा, कुल कार्य मानना पड़ेगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया, तो आप कुल कार्य क्या मान लीजिए 3 भाई, या इसका मतलब भी होता है 2/3, 3 पर कितना भाग 2 भाग। तो भाई जो 7 श्रमिक हैं वह 4 दिनों में इसका 2/3 मतलब 2 कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे वो बोल रहा है कि तो कितने श्रमिकों को और नियुक्त किए जाए। हमारे पास 7 श्रमिक थे, हमने x श्रमिकों को और नियुक्त कर लिया, और नियुक्त किया जाए, जिससे कि एक दिन में, जिससे कितना एक दिन में शेष कार्य, भाई 3 में से 2 कार्य हो चुका है, कार्य कितना बचा है 1 बचा, बस सोल्व कर लीजिए। कितनी बार गया 2 बार, ये 14 बराबर 7 प्लस x, यहाँ पर आएगा तो x बराबर क्या आ गया 7। तो अतः उसे कितने श्रमिकों को और नियुक्त करना पड़ेगा 7 को, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक कॉलेज में 60% शोध विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो हम मान लेते हैं भाई कोई कॉलेज में, देखिए कितने, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो वो बोल रहा है 60% क्या है बॉयज, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा 60 क्या हो जाएंगे बॉयज हो जाएंगे। प्रत्येक शोध विद्यार्थी लड़की का वार्षिक जेब खर्च कितना है 25,000 रुपए। भाई जो लड़कियां 60% है उनका खर्च कितना है 25,000, तो भाई 60 विद्यार्थी या 60 गर्ल्स, गर्ल्स दिया है यहाँ पर, बॉयज नहीं दिया है, गर्ल्स कितना हो जाएगा 60 इंटू 25,000। आगे पढ़िए, और 100 विद्यार्थी लड़के, अब 100 में से 60 लड़कियां हैं तो 40 क्या होंगे बॉय होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ये बॉय कितना कर रहे हैं 35,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। देखिए पढ़िए ना सवाल में, और 100 विद्यार्थी में लड़के 35,000 रुपए। कॉलेज में सभी 100 विद्यार्थियों का एक साथ वार्षिक जेब खर्च निकालिए, पहले इनकी कुल आय तो निकालिए, ठीक है, 25 संगे कितना होता है 150, और ये 3 जीरो 4 जीरो चिपका दो इसमें, 1 2 3 4, ठीक है, 35 दूनी 70 दूनी 140, इसमें भी 4 जीरो चिपका दिए, प्लस कीजिए, ये हो जाएगा देखिए 19, और कितनी जीरो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब वो बोला है कॉलेज में सभी 100 विद्यार्थी, 100 भी कितने थे 100 थे, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, ये सॉरी 2 आएगा यहाँ पर 29, 2 जीरो से 2 जीरो गई, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर 29,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन शिफ्ट नंबर 4 में भी आया था। आपने अगर फोर्थ पेपर को सॉल्व किया हो तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन था। मैंने क्या बताया था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप क्या करो, सिंपल 4 का लिखा है तो मल्टीप्लाई लगा दी, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 4/5 कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। देखिए 4 रुपए की किसी वस्तु को 5 रुपए में बेच रहे हैं, 4 रुपए की किसी वस्तु को 5 रुपए में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है 1 का, किस पर 4 पर, परसेंट के लिए 100, कितना हो जाएगा 25% क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, रेनू है कोई, रेनू मीनू और सोनू 3 चचेरे भाई बहन हैं। रेनू और मोनू मीनू समान आयु की हैं। रेनू और मीनू हम मान लेते हैं, रेनू x की है तो मीनू भी क्या हो जाएगी x की हो जाएगी, और सोनू को हम मान लेते हैं y, ठीक है। और उनकी आयु का योगफल, मतलब इन तीनों की आयु का योगफल सोनू की आयु का 5 गुना है। तीनों की आयु का योगफल देखिए x प्लस y, इनकी आयु का योगफल सोनू की आयु का क्या है 5 गुना, तो इसमें क्या कर दीजिए 5 से गुना, बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 5y, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4y।
तो देखिए x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 2/1 होगा कि नहीं। तो यहाँ से हमको रेशो प्राप्त हो गया इनका क्या 2:1 हुआ कि नहीं। हमें रेनू मीनू और सोनू का रेशो प्राप्त हो गया। ये क्या है रेनू है, ये मीनू है और ये सोनू है। हमें इनका क्या होगा इनका अनुपात प्राप्त हो गया है। अब देखिए इसको आगे पढ़िए सवाल को। अब वो बोला 3 वर्ष पूर्व रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। कितनी 3 वर्ष की। अब देखिए यहाँ तो इसको या तो x मान लीजिए या a मान लीजिए, आप x मान के भी कर सकते हैं। देखिए अब क्या बोला 3 वर्ष पूर्व रेनू की आयु क्या है 2, तो 2x माइनस 3। 3 वर्ष पूर्व रेनू की आयु सोनू की आयु क्या है x माइनस 3। सोनू की आयु से 3 गुना थी। क्या है 3 गुना ये है। इसमें हमको क्या करने का 3 का मल्टीप्लाई करने का। ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। सोल्व करेंगे। देखिए ये यहाँ पर जाएगा ये यहाँ पर जाएगा तो x बराबर क्या जाएगा 6। भाई 2x यहाँ पर जाएगा माइनस का 3x में से 2x गया तो x 9x यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। प्लस के 9 में से माइनस के 3 बचा तो क्या बचा x। अब आगे पढ़िए 4 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या होगी। भाई एक यूनिट की वैल्यू निकली है 6, सोनू की आयु कितनी है 6 है कि नहीं। वो पूछा 4 वर्ष पश्चात प्लस 4 कर दीजिए इसमें कितना आ जाएगा 10 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 6 पुरुष और 8 महिला, ये भी सेम टू सेम वही अपना एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें भी 6 पुरुष देखिए 6 मैन और 8 महिलाएं 8 वुमेन एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। जबकि 13 पुरुष और 24 महिलाएं, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, 13 पुरुष और 24 महिलाएं उसी कार्य को उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकती। कार्य बराबर हो जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार, ये 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 पंजे 30 m प्लस 8 पंजा 40 वुमेन इज इक्वल टू 13 दूनी 26 मैन प्लस 24 दूनी 48 वुमेन। ठीक है सॉल्व कर देखिए 26 मैन यहाँ पर आएगा तो ये क्या बचेगा 4 मैन इज इक्वल टू ये जाके जाएगा तो क्या बचेगा 8 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/4। या इसको हम काटे तो क्या हो जाएगा 2/, क्या हो जाएगा 1, सॉरी हाँ 2/1 क्या हो गया। ये हमको क्या गई इनकी क्षमता का अनुपात आ गया हमको किसका मैन और वुमेन का क्षमता का अनुपात। अब वो पूछ रहा आप क्या करिए भाई टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा। आप या तो इस वाले में या इस वाले में किसी भी आप इसका मान रख दीजिए एम और वुमेन की जगह, मतलब मैन और वुमेन की जगह आप ये मान रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए वो बोल रहा है इस प्रकार के कार्य को, भाई ये जो कार्य है इसको बराबर रखो। ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए वही लाइन लिख रहा हूँ, नहीं तो यहाँ से मैं डायरेक्ट करता हूँ 10 इज इक्वल टू क्या है 10 पुरुष प्लस 12 वुमेन इसी कार्य को कितने, वो पूछेगा किस प्रकार कार्य को महिलाओं द्वारा कितना समय मतलब टी टाइम पूछ रहा है। बस यहाँ पे रख दीजिए वुमेन की जगह क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे। ये सॉरी मैन है यहाँ पे गलती हो रही बार बार, ये मैन है। ठीक है देखिए ये 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12 मल्टीप्लाई 1। ठीक है यहाँ तक पूरी टाइम ऐसा कैसा। अब देखिए 6 दूनी 12, 12 और 8 कितना 20 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू देखिए 20 और 12 क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई टाइम टी। अब यहाँ पर आएगा देखिए क्या हो जाएगा 200 बटा क्या हो जाएगा 200 बटा हो जाएगा ये 22 मल्टीप्लाई क्या है टाइम। ठीक काट दीजिए इसको, किससे काटेंगे उससे काट दीजिए 10 से ही काट दीजिए। देखिए क्या जाएगा 100 बटा 11। कुछ गलत हो गया क्या देखिए 6 दूनी 12, 12 और 8 20 10 10 दूनी 20, 20 और 12 कितना हो गया सॉरी 32 होगा ये ना कि 22 होगा। यही तो मैं कहूँ कुछ गलती होगी, ये 32 होगा भाई 32 होगा। ठीक है क्या हो जाएगा ये 32 होगा, क्या हो जाएगा ये 32 होगा 100। अब काट दीजिए इसको, किससे काटेंगे 4 से काट दीजिए। देखिए 4 से काटेंगे तो ये आएगा 25 बार। ठीक है 4 से काटे 4 हो जाएगा 4 8 32। ठीक है अब देखिए इसको काटिए 8 का मत 8 8 24 8 छंग क्या हो रहा है कुछ गलत हो रहा है, इसका ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है। कुछ देखिए गड़बड़ हो रही है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने। ये 2 आएगा ये 6 m यहाँ पे रखेंगे 6 दूनी 12, 12 और 8 20 मल्टीप्लाई 10 200 हो जाएगा 20, 20 और 12 कितना हो जाएगा 30 और 2 32। ठीक है ये 200, अरे ये 200 है यहाँ पे। ठीक है थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, ये कहाँ पर है 200 है। अब काटिए इसको ठीक है
अब काट दीजिए इसको, किसे 4 से काट दीजिए, ठीक है, 4 पंजा 20, 4 आठा 32। अब सही है, अब बिल्कुल सही आएगा। देखिए 8 छंग 48, कितनी बार गया, 6 बार, 2 बचा तो 1/4, 6 सही है 1/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए कुछ नहीं, कैलकुलेशन बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपको किस तरह सवाल को रखना है। कैलकुलेशन तो कई बार हो जाती है गलतियां जल्दी जल्दी में, आप क्या, मुझे थोड़ा सा कम समय में इस पेपर को सॉल्व कराना रहता है, इसलिए थोड़ा सा गलती हो जाता है। तो ठीक है, आप बस मेथड को समझिए कि मेथड क्या है, इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक तो देखिए फॉर्मूले बेस्ड, और एक हम इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो आप इसका आंसर डायरेक्ट ही दे देंगे। देखिए प्रथम 91 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रथम, किसी भी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का एक फॉर्मूला होता है n+1/2। ये तो योगफल का फॉर्मूला होता है n संख्याओं का। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला होता है n+1/2। हमको निकालना औसत, तो हमें n से भाग देना पड़ेगा। तो प्रथम n संख्याओं का औसत होता है n+1/2। तो क्या हो जाएगा, ये प्रथम संख्या कितनी 91 + 1/2, क्या हो जाएगा ये 92/2 = 46। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन देखिए ये, इससे एक और अच्छा तरीका मैं बताता हूँ आपको, एडवांस तरीका। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा हो कि जब भी वो क्रमागत संख्याओं की बात करे, जैसे मैं बोलूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमसे पूछ रहा है कि इन संख्याओं का योगफल बताओ। भाई ये जो संख्या है 7, इनका क्या बताओ, सॉरी औसत बताओ, इनका एवरेज बताओ। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है जब भी क्रमागत संख्या है, जब भी क्या दी हो क्रमागत संख्या। देखो अगर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तो क्रम से आपने n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात किया, फिर आप विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात, औसत का फॉर्मूला याद करेंगे, फिर आप n सम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला याद करेंगे। कब तक आप याद करते रहेंगे? तो आप अगर इस मेथड को समझते तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए कभी भी कोई भी क्रमागत संख्या क्या होती है, क्रमागत क्या, वह संख्या जो क्रम से हो, जैसे ये 1 2 3 4, यहाँ सम संख्या बोलता 2 4 6 8, विषम बोलता 1 3 5 7, इस तरह होता। तो इस तरह जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या बाई 2, कितना हो जाएगा 8/2, क्या हो जाएगा 4, इसका औसत क्या आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर क्या 91 प्राकृतिक संख्या, तो पहली संख्या तो देखिए फर्स्ट होगी होगी प्रथम, लास्ट क्या है 91/2, तो क्या जाएगा 92/2। देखिए यही आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 46, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है, यदि उसकी आयु 3:5 है के संबंधित अनुपात है, तो गणेश की आयु का क्या अनुपात है। देखिए ये चौथा क्वेश्चन है सेम टू सेम, जो हर शिफ्ट में आया हुआ है। मैंने हर शिफ्ट में आपको बताया है कि अगर किसी भी भाई और बहन की आयु में जितने वर्ष का अंतर है वो हमेशा उतना ही वर्ष रहेगा। चाहे वो आज अगर 5 वर्ष का अंतर है तो आज से 20 साल बाद भी उनकी आयु में 5 वर्ष का ही अंतर होगा, केवल उनके रेशो में परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखिए रेशो में कितना अंतर दिया है, 2 का अंतर, सवाल में कितना दिया है 6 का अंतर, एक की वैल्यू किसके बराबर है 3 के बराबर। क्या पूछा सवाल में, गणेश की आयु, गणेश कितना है 3 का रेशो में मल्टीप्लाई 3 का कर दीजिए, क्या आ जाएगा 9, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दो पुरुष एक निश्चित दूरी तक चल रहे हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, दूसरा पहले से आधा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रेशो मेथड। ठीक है, रेशो मेथड। स्पीड देखिए यहाँ पर क्या है, दो पुरुष एक निश्चित दूरी तक चल रहे हैं, एक जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो देखो इसका टाइम क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। कैसे होता है भाई, देखिए एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, पढ़ा है कि नहीं भाई। जब डिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट हो, क्या हो डिस्टेंस कांस्टेंट हो, कांस्टेंट इन द सेंस क्या हो, जब डिस्टेंस क्या हो बराबर हो, जब दोनों व्यक्ति बराबर दूरी को कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं किसी भी गाड़ी की चाल को बढ़ाऊंगा तो उसका समय क्या लगेगा, कम लगेगा। स्वाभाविक सी बात है। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, हम गुना में रहते हैं, हमको गुना से अशोकनगर जाना है, हमको कहाँ जाना है, गुना से अशोकनगर जाना है। ठीक है, हमको गुना से अशोकनगर जाना है और हम कार से जा रहे हैं। हमारी कार की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारी कार की स्पीड क्या है, देखिए हम गुना से अशोकनगर जा रहे हैं, उस दूरी कितनी 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर मान लेते हैं, जबकि उसकी दूरी कुछ और है, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए हमने मान लिया है। अगर मैं कार से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा हूँ, किससे 20 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से, तो मुझे कितना समय लगेगा 5 घंटे।
लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? लगेगा 20-2500। वहीं अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा दूं, क्या कर दूं, 20 को बढ़ा दूं, 50 कर दूं, तो मुझे कितना घंटा समय लगेगा भाई? 2 घंटे। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, अगर दूरी कांस्टेंट है, मैं स्पीड बढ़ाऊं तो समय क्या लगेगा? कम। यही मैं स्पीड को कम कर दूं तो मुझे समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो आप ये वाली चीज लगा सकते हो, ठीक है। अब दो पुरुष एक निश्चित दूरी तक चल रहे हैं, एक जा रहा है 4 से, एक जा रहा है 5 से, तो उनका टाइम क्या हो जाएगा? उल्टा। अब दूसरा पहले से आधा घंटा जल्दी पहुंच गया। भाई जो दूसरा है वो पहले से आधा घंटा जल्दी पहुंचा, लेकिन सवाल में कितने ज्यादा पहुंचा? 1 रेशो के बराबर। इसमें दे रहा है 30, आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट है ये, है कि नहीं? 30 मिनट है, लेकिन ये जो एक है में देखो हमको किस में दे रखा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 30 मिनट को हमको बदलना पड़ेगा घंटे में, उसके लिए क्या करेंगे? 60 से भाग। तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। अब वो पूछा हमसे दूरी ज्ञात करो। देखिए दूरी की निकालने की फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। भाई इस टाइम का मल्टीप्लाई तो करेंगे, यहाँ पे स्पीड कितनी है? 4, टाइम कितना है? 5। एक रेशो की वैल्यू क्या है? 1/2। 2 से 2 काट दिए, 2, तो क्या जाएगा? 5 दूनी 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या जाएगी? 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 40 पुरुष प्रत्येक दिन 8 घंटे कार्य करने के पर एक कार्य को 21 दिन में पूर्ण करते हैं। यही बोला, कोई फॉर्मूला लगेगा अपना MD1 M1 D1 H1 अपॉन W1। भाई रख लो इस क्वेश्चन को, तो इस फॉर्मूले को। ये बहुत ही ज्यादा आपने खुद देखा होगा, इस टाइप का हम ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं आज की शिफ्ट में, और हर शिफ्ट में इस पैटर्न पर सवाल आते हैं, ठीक है। ये दिया है, अगला बार देखो, उसी कार्य को 7 दिनों में पूर्ण करने के लिए 120 पुरुषों को प्रत्येक घंटे कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? S2। तो देखिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना, 3 बार 7 या 21 से 21, तो S2 बराबर क्या आ गया? 8/8 आवर। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करें। देखिए इसका औसत निकालिए, ये तो आप सब कर ही लेंगे। क्या करना है? इन सभी को जोड़कर 2, 4, 6 का भाग दे दीजिए। देखिए सभी में अगर आप देख रहे होंगे, आज हम 7th नंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सभी में 29 नंबर का क्वेश्चन सेम आया है, बस उसने डिजिट बदले हैं, 6 डिजिट वही औसत निकालना पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक, दिए गए चित्र में एंगल CDB, एंगल CDB कितना दिया है? 50 डिग्री दिया हो, ठीक है, 50 डिग्री। और एंगल DBA, DBA, ये भी क्या दिया है? 50 डिग्री दिया है। AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर दिया है हमको 4 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया है हमको 4 सेंटीमीटर। तो ABCD निम्न है, ABCD निम्न है। तो देखिए ये कोई त्रिभुज मान लेते हैं हम। अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए डी, सॉरी, त्रिभुज का होता है डी ए, नहीं नहीं इस तरह नहीं लेंगे, डी बी ए, त्रिभुज डी बी ए। अगला त्रिभुज बी डी सी, ये हमने क्यों लिया? क्योंकि ये देखिए ये बी ये डी बराबर एक ही नहीं है। अब इसमें एक जो भुजा है एडी, ये भुजा एडी, उधर एक और भुजा ये बीसी, ये बराबर एक ही नहीं, बताइए। ये भी कितना है? 4 4 है। तो ये त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? होगा। भाई किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हैं और उसकी दो भुजाएं बराबर, तो वो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये जो दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर देखिए त्रिभुज तो दिया नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं दिया है? त्रिभुज नहीं दिया। ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। अब देखिए हमने कल का वीडियो आपने देखा हो, तो वहां पर हमने समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि दो दो समांतर भुजाएं होती हैं समलंब चतुर्भुज की, और दो क्या होती हैं? दो असमांतर भुजाएं होती हैं। भाई समलंब की दो समांतर भुजाएं होती हैं, दो असमांतर भुजाएं होती हैं, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो दो भुजाएं, ये क्या? दो समांतर है। भाई समांतर है कि नहीं है? अब लेकिन ये जो दो भुजाएं, ये तो बराबर हो गई। अब ये बराबर हो गई तो ये क्या होगा? समद्विबाहु। और ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो ये क्या हो गया? समलंब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिए गए चित्र में PQ, PQ पैरेलल है RS के। यदि एंगल AEF कितना दिया है हमको? 95। ये वाला एंगल दिया है हमको 95 डिग्री। और एंगल BHS, एंगल BHS ये वाला दिया है हमको 110 डिग्री। तो हमको बताना है एंगल ABC, ये वाले एंगल का क्या करना है? मान। तो देखिए
हम पहली सबसे ही देखते हुए आ रहे हैं कि अगर कोई रेखा है उस पे ये वाला कोण बनता है तो ये हमेशा कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है? 180 का डिग्री का। अगर इस एंगल में बोलूं कि इस एंगल में ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है, तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा? मैं 180 में से 45 को माइनस कर दूंगा तो कितना जाएगा? 135 डिग्री। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। सेम टू सेम ये एक सरल रेखा है, इसमें ये वाला कोण बन रहा है 110 डिग्री का। कितने का? 110 डिग्री। तो बताइए ये वाला कोण कितने का बनेगा? भाई टोटल 180 डिग्री, ये 110 है तो ये बनेगा 70 का। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। उसी तरह रेखाओं एवं कोण का एक और बोलती प्रॉपर्टी कि भाई भाई किसी भी दो समांतर भुजाओं को एक अगर तिरछेदी रेखा काटती है तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, इस वाले कोण के क्या होते हैं? ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये होता है अंतर्मुख कोण, ये बाह्यमुख कोण। किसी दो समांतर रेखाओं को जब एक तिरक दो समांतर भुजाओं को एक तिरक छेदी रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो इसके अंत कोण और इसका ये बाह्य कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए ये जो 95 है ये बाह्य कोण है, तो इसका अंत कोण क्या हो जाएगा? 95। ये भी क्या हो जाएगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अब फिर वही वाली बात आ गई, जब ये 95 है और ये एक सरल रेखा है तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का कोण बनाएगा पूरा। ये 95 हो गया, ये बचा, ये कितने का बचेगा? 85 डिग्री का बचा। बचा कि नहीं बचा? भाई ये पूरा 180 है, ये 95 हो गया तो ये कितना बचेगा? 85 डिग्री का बचेगा। बहुत बढ़िया। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 डिग्री। हमें ये दो कोण मान पता चल गए, एक है 85 का, एक है 70 का। टोटल कितना? 5, 7 दूनी 14 और 1 15। हमको पता चल गया कि दो कोणों का मान 155 है, तीसरे कोणों का मान क्या होगा? 25 होगा। सिंपल। ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 25 डिग्री। 10 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 2, 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यदि 29811 को ये लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को भी लिखेंगे। यहाँ पे हम दशमलव हटाएंगे तो क्या जाएगा? 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगी और ये अंडर रूट तो पूरे पे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 4 6 अपॉन 1 2 3 4। ठीक है। अरे इसकी जगह थोड़ी, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा गलत लिख दिया। अब देखिए इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? 5 4 6। ये अंडर रूट में से 1000 निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 वापस आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5.46। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसका घनमूल बताइए। देखिए 64 है, 64 का घनमूल क्या होता है? 4 माइनस का। ठीक है। 1331 का घनमूल क्या होता है? मल्टीप्लाई माइनस का क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 44। होगा कि नहीं होगा? बताइए भाई हमको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्या हो जाएगा? माइनस का 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगर आपको घनमूल निकालने में कोई भी दिक्कत आती है तो मैंने 5 मिनट के अंदर घनमूल निकालना सिखाया कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाकर उसको जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसको सॉल्व करिए। इसको क्या हम लिखेंगे? 3 की पावर n, 3 की पावर 2। भाई इसको मैंने लोग गुणा में घाते जुड़ जाती है, माइनस 3 की पावर n, 3 की पावर 1। आप इस सवाल को n बराबर 0 और n बराबर 1 रखकर भी कर सकते हो, उससे बहुत ही जल्दी सवाल का आंसर निकल जाएगा। यहाँ से देखिए 4, यहाँ से मैंने 3 की पावर 1 को कॉमन ले लिया, 3 की पावर n को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 3 की पावर n। और ये 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n है, मैंने 3 की पावर n कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1। यहाँ से भी मैंने 3 की पावर n को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा? देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 अपॉन 3 की पावर n। 4 में से गया 3, 3 की पावर n से 3 की पावर n गया, 9 में से 3 गया 6 बचा, बाई 3 कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक वृत्त की जीवा AB, भाई एक वृत्त है, इसकी जीवा AB, कोई जीवा है इसकी AB हमने मान ली, उसकी त्रिज्या OA के बराबर। भाई कोई वृत्त का केंद्र होगा ये O, उसकी जो त्रिज्या है OA के बराबर क्या है? इस वृत्त की जीवा, मतलब ये वाली जो दो भुजा है, ये वाली जो त्रिज्या है इस वाली भुजा के बराबर है। स्वाभाविक सी बात है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती तो ये वाली भी त्रिज्या बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? ये तीनों आपस बराबर होंगी। जब OA भुजा, OA त्रिज्या AB के बराबर है, OA त्रिज्या AB के बराबर है तो OB त्रिज्या भी क्या होगी? AB और OA के बराबर होगी। और किसी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। और एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होते हैं 60 डिग्री के बराबर। क्या होते हैं? 60 डिग्री के बराबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5वें भाग की गति, फिर से देखिए 5 भाग बोल रहा है तो मैंने मान लिया टोटल उसकी 5, उसका 5वां भाग मतलब 4/5, तो क्या आ गया 4। अब आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 4/5 भाग से, मतलब गति बोला है स्पीड, पहले स्पीड उसकी 5 थी, अब हो गई 4, तो देखिए टाइम क्या हो जाएगा उसका 4 से 5। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है ना। क्या होता है स्पीड, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वे भाग की गति पर चलते हुए एक सही 1/2 घंटे विलंबित होती है। भाई ये रेशो में कितना विलंब हो रहा है, एक, लेकिन सवाल में 2 एकम 2 और 1 3/2 से क्या हो रहा है, विलंब हो रही है। तो उसका सामान्य समय, सामान्य समय मतलब पहले वाला समय क्या था, जब वो 5 की स्पीड से आ रहा था 4 समय ले रहा था, कितना 4, एक रेशो के बराबर है 3/2 के, काट दीजिए 2 बार, क्या आ गया 6, क्या आ जाएगा 6 आवर। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए रेणु की आयु x वर्ष, रेणु की आयु x वर्ष, उसकी बहन बीना उससे 5 वर्ष बड़ी, कितनी 5 वर्ष बड़ी, ये है रेणु, ये है बीना, 5 वर्ष बड़ी है। यदि उन दोनों की आयु का जोड़, उनकी आयु का जोड़ कितना दे रखा है 35, एक लाइन का ही सवाल है, आप इसको बरवली भी कर सकते थे, क्या हो जाएगा 30, x बराबर क्या आ गया 15 आ गया। तो बीना की आयु निम्न में से होगी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। 9 से विभाज्य के 15 नहीं है, 5 से बिल्कुल सही, 3 से हुआ क्या नहीं है भाई, 7 से क्या नहीं है, 5 के तो गुणांक ही 15, काय का पूछा है, लेकिन उन दोनों की आयु का जोड़ तो बीना का पूछा है। बीना देखिए 15 तो देखिए 3 का भी है, लेकिन बीना की आयु भी जोड़ना पड़ेगी, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा +5, क्या हो जाएगा 20, तो 20 अकेला काय का है, 5 का गुणांक है, 9 का भी गुणांक नहीं है, 3 का भी नहीं है, 7 का भी नहीं है, तो इस तरह से वो कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकता है एग्जाम्पल ऑप्शन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को रेडियो 20% की छूट पर 1,000 रुपए में बेचा। भाई देखो हिंदी में आपको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक रेडियो 20% की छूट पर 1,000 रुपए में बेचा, तो इस तरह से समझ में नहीं आएगा, आप यहां से पढ़िए। देखिए अ पर्सन सेल अ रेडियो ऑफ प्राइस 1000 एट 20% डिस्काउंट। किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 1,000 के रेडियो पर 20% का डिस्काउंट दिया। सवाल ये बोल रहा है 1,000 थी रेडियो की कीमत, उसने इस पर 20% का डिस्काउंट दिया। देखिए 1,000 का 20% 200, 200 में इसमें से कम गया कितना 800। ये कोई था, उसने एक दूसरे व्यापारी को, एक दूसरे व्यक्ति को कितना दिया 800 रुपए में दिया 20% डिस्काउंट देने के बाद। हिंदी में अगर आप इसको पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक रेडियो 20% की छूट पर 1,000 रुपए में बेचा। भाई इसमें थोड़ी 1,000 रुपए में थोड़ी बेचा, यहाँ पढ़ो इंग्लिश में, देखो अ पर्सन सेल अ रेडियो, किसी व्यक्ति ने एक रेडियो को बेचा, उसकी प्राइस थी 1,000, उस पर 20% डिस्काउंट पर अनदर पर्सन को, एक व्यक्ति ने 1,000 वाले रेडियो पर 20% डिस्काउंट देकर एक दूसरे व्यक्ति को बेचा। ठीक है, अब आओ यहां से दूसरे व्यक्ति ने इस पर 400 रुपए बढ़ाकर, भाई 800 पर उसने 400 रुपए क्या कर दिए बढ़ा दिए, मतलब क्या हो गया 1200 हो गया, बढ़ाकर इसे 25% की छूट पर, देखिए इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, इसको 75/100 भी कर सकते, लिख सकते हो, नहीं तो 1/4, 4 पर कितने की छूट दे रहा है, एक की, कितने की एक की, बस 4 तिया 12, 3 तिया क्या आ जाएगा 900, 400 रुपए बढ़ाकर इसे 25% की छूट पर बेचा। दूसरे व्यक्ति द्वारा कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया गया। अब देखो पहले व्यक्ति ने इसको 100 में खरीदा था, 900 में बेचा, किसका लाभ 100 रुपए का लाभ, किस पर 800 पर, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से भाग देंगे तो ये जाएगा 16, सॉरी 8 से इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12.5%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 5 समान घन जिनकी प्रत्येक भुजा, देखिए हमको क्या दिया है 5 समान घन दिए हुए हैं, एक समान घन दिए हुए हैं, 5 समान घन है, समान तो नहीं रहे, थोड़े से ऊपर नीचे हुए हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए 5 समान घन है, मतलब घन है जिनकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। भाई घन जानते हैं, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है समान होती है, तो प्रत्येक घन वर्ग से ही मिलकर बनता है। एक दूसरे के आसन रखे हैं, मतलब ये जो घन है ये एक दूसरे से आसन, मतलब ये चिपक के रखे हुए हैं। अगर इन घनों को मैं आपस में क्या कर दूं चिपका दूं, तो ये इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो नए निर्मित ठोस आयत का आयतन निम्न होगा। भाई अगर मैं इन घनों को क्या कर दूं आपस में चिपका दूं, आपस में क्या कर दूं चिपका दूं, भाई ये 5 घनों को मैं क्या कर दूं आपस में इस तरह क्या कर दूं चिपका दूं, ये 5 घनों को मैं आपस में क्या कर दूं चिपका दूं। तो वह पूछ रहा है कि ठोस घन का आयतन। अब स्वाभाविक सी बात है
जो इन पांचों घन का आयतन होगा, जो इन पांचों घन का आयतन होगा वही तो इसके आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। और ये 5 घन है, इनके आयतन क्या है, इनकी भुजाएं क्या है, समान है कि नहीं। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब, तो 5, तो 5 बराबर क्या हो गया 25। तो इस एक घन के आयतन क्या आ गया 25 आया। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक घन का आयतन 25 है, हमारे पास कितने घन है 5 घन है, सॉरी 5 का क्यूब 125 होगा ना, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 होगा कि नहीं हुआ। एक घन का आयतन आया हमारे पास 125, एक घन का आयतन हमारे पास कितना आया 125। हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 घन है, एक घन का आयतन 125, तो 5 घन का आयतन कितना हो जाएगा 625। जो इसका आयतन है वही तो इस बड़े वाले घन का आयतन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 625। अगर इस तरह समझ में नहीं आता तो देखिए मैं आपको एक और तरीका है, उस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको एक घन का निकाल के नहीं आ रहा तो आप देखिए एक और तरीका देखिए। अब ये 5 घन को मिला के एक बड़ा घन बनाया है भाई, मैं थोड़ा सा बड़ा घन बना देता हूँ, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, कन्वर्टर सीधा हो जाए। तो इन पांचों को मिला के एक घन उसने बनाया, ठीक है, ये घन बना दिया बड़ा सा, ये घन बनाया उसने बड़ा सा घन, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका था वही था जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, ठीक है, ये 5 5 जुड़ के कितना हो जाएगा 25 25, ठीक है, कितने आए 5 बार है ना भाई, गणों को ना 25 25 25 पंजे 125, ठीक है। ये सब 5 5 जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 25 होगा कि नहीं होगा बताइए भाई। ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, तो ये से यहाँ से यहाँ तक की इसकी ये लंबाई कितनी हो जाएगी 25। अब देखिए इसकी ऊंचाई तो 5 ही रहेगी क्योंकि वो समान है, और इसकी ये वाली चौड़ाई भी क्या रहेगी 5 रहेगी। और घनाभ का ये घनाभ बन गया, और घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, होता है कि नहीं होता। तो 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 25 पंजे 125 पंजे 625, क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई एक घन का आयतन निकाल लो, क्या होगा 125, 5 घने मल्टीप्लाई 5 कर दो, आंसर आ जाएगा 625। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दो पासे एक साथ फेंके गए, दोनों के नंबरों का योग 14 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। भाई कैसे होगी, भाई देखिए कोई भी पासे में सबसे अधिकतम अंक कितना होता है 6, 6 होता है कि नहीं होता। तो पहले पासे में अधिकतम अंक आया 6, दूसरे पासे में भी अधिकतम अंक आया 6, इनको जोड़ा तो टोटल क्या आया 12। तो किसी भी पासे में अधिकतम अंक 12 से ज्यादा क्या नहीं आता कभी भी भाई। अगर मैं दो पासों को फेंक रहा हूं तो उन दोनों में कभी भी 12 से ज्यादा आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 14 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक टेलीविजन सेट का मूल्य 22,000 रुपए है, कितना 22,000 रुपए है। इसका प्रति वर्ष 20% क्या हो रहा है अवमूल्यन हो रहा है। तो 2 वर्ष बाद इसका अवमूलित मूल्य क्या होगा। आप इसको दो तरीके से कर सकते, डायरेक्ट इसको कर दीजिए मूल्य 80/100 कर दीजिए, नहीं तो 4/5 कर दीजिए, बात बराबर है। ये हो जाएगा 4/5, किसी भी तरह कर सकते हो आप, रेशो में बदल के भी कर सकते हो, ठीक है। 4 बटे क्या हुआ 5 हुआ कि नहीं। अब देखो 25 25 25 चौको 100, 4 चौको 16 चौको 64 मल्टीप्लाई 22, बस कर दीजिए 8 12 8 12, देखिए 8031, और ये एक जीरो की एक जीरो ऐसी की ऐसी, और यहाँ 4 आ जाएगा भाई, कैरी भी आएगी ना 4, तो 140 80, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत है भाई, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। इसका क्षेत्रफल दिया हमको 400 किलोमीटर, इसका सॉरी 400 मीटर, ये होती है ब्रेथ, ये होती है लेंथ। इसकी भुजाओं को दुगुना कर दिया। देखिए इस आयत का क्षेत्रफल हो गया क्या होता है L इंटू बी। अब वो बोल रहा है अगर इस आयत की भुजाओं को दुगुना कर दी जाए, इसको कर दें 2L, इसको कर दें 2 बैथ, तो इसका देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2L इंटू 2B, ये क्या हो जाएगा 4LB। पहले इस आयत का क्षेत्रफल क्या था LB था कि नहीं। जब मैंने इसकी भुजाओं को इसका किया, इसके क्षेत्रफल का क्या हो रहा है 4 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं आ रहा समझ में। तो इसका दिया 400, ये 4 इंटू यहाँ रख दो 400, तो कितना आ गया 1600 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखो भाई उसने दिया है कि कोई आयत की लंबाई और चौड़ाई
ये है। अब उसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या कर रहा है, वो दुगना कर रहा है। जब लंबाई चौड़ाई समान थी तो उसका क्षेत्रफल था L इंटू बी, जब दुगना किया तो उसके क्षेत्रफल का क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो भाई जो क्षेत्रफल क्या है 400, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा 1600। नहीं आ रहा समझ में तो एल बी की वैल्यू हमें दिए सवाल में 400 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस a पूर्ण रूप में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के द्वारा भाज्य है, तो ए का मान सिंपल है, भाग देना है अपन को। इधर कैसे भाग देंगे, एक्स की पावर 2 से रखो, एक्स की पावर 4 आ गया प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, भाई भाग देंगे ना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, ठीक है। कटेगा कि नहीं कटेगा, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, ये गलत लिख दिया हमने, ये यहाँ पे माइनस है, एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस का प्लस, माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस प्लस 2 क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब हमको कैसे भाग देना, माइनस 3x से दीजिए, माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, बस कर दीजिए, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गए, प्लस प्लस 3x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस a, इसको उतारा हमने। अब कैसे भाग देंगे, 4 से दे दीजिए, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गए ये कट गए, ये आया a माइनस 4, आया कि नहीं आया। अब इसको हमको रखना पड़ेगा 0 के बराबर, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ नहीं, भाग देना है आपको, सिंपल है, आप सभी दे सकते हैं भाग, बस इसको भी, ये भी बहुत सिंपल सॉल्व कर लीजिए। देखिए a माइनस बी फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, होता है कि नहीं, ठीक है। अब ये माइनस को मैं खोल रहा हूँ, यही खोल रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस को खोल रहा हूँ तो ये आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बस सॉल्व कर दीजिए। माइनस 2ab से प्लस 2ab गया, माइनस ए से ये माइनस ए गया, अब ये ए स्क्वायर ऐसा कैसा 1 2 3 प्लस 3b स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थैंक यू। अच्छा, तो ये आज का हमारा था 7 नंबर का पेपर, 7 नंबर का जो पेपर था। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर हमारा ये चैनल आपको पसंद आ रहा है, हमारे ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे जो भी आने वाली वीडियो है आप तक तुरंत पहुंच सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ये अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, और आप मुझसे कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। जय हिंद।